नमस्कार दोस्तों। तो मैं सुमित जैन आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हमने देखा पिछले क्लासेस में, हमने जो वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं यूएन से रिलेटेड उनकी बात करी थी। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ये एक थंबनेल, यहाँ से हम बात करते हैं। पहले बेसिक्स थोड़े से कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? ये वे हैं जिनमें मानव व्यवसाय कम से कम संसाधनों का दोहन सीमित है। मतलब संरक्षित क्षेत्र या प्रोटेक्टेड एरिया, रिजर्व एरिया होते हैं जिसमें मानव व्यवसाय या कम से कम संसाधनों का दोहन सीमित है। तो मैंने हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी है मैटर हम लोग समझ लेंगे। इन्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के वर्गीकरण दिशा निर्देशों के अनुसार परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये IUCN है, इसके जो दिशा निर्देश हैं इसके अकॉर्डिंग हमने इसको परिभाषित किया रखा है। कई प्रकार के संरक्षित क्षेत्र होते हैं, जैसे जो प्रत्येक देश के समक्ष कानूनों और शामिल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नियमों के अनुसार आधार पर सुरक्षा के स्तर में भिन्न होते हैं। मतलब सुरक्षा का स्तर भिन्न होता है। जैसे कैसे, अब जैसे एग्जांपल ले लो आप कि भाई नेशनल पार्क हो गए। अभी हमने नेशनल पार्क की बात करी, ठीक है। तो इसमें इनकी कैटेगरीज में क्या क्या हो सकते हैं? एक नेशनल पार्क हो सकता है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और क्या होता है? सेंचुरी हो सकती है, भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, इस तरह की होती है ना। तो सेंचुरीज हो सकती है। और क्या हो सकते हैं इसमें? संरक्षित क्षेत्र, जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है वो इसके अंदर आ जाएंगे, तो एटसेट्रा। तो अभी इस टॉपिक में हम लोग जो है मेनली नेशनल उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। तो और भी इसमें हो सकते हैं कैटेगरीज, कंजर्वेशन, कंजर्व्ड एरिया, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो देखिए, आज ये बात करते हैं हम लोग। तो बिल्कुल बेसिक से हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने बात करी प्रोटेक्टेड एरियाज। अब देखिए, प्रोटेक्टेड एरियाज पहले हिंदी में लिखा, अब इंग्लिश में है। प्रोटेक्टेड एरियाज या संरक्षित एरिया क्या होते हैं? आर दोज इन विच ह्यूमन ऑक्यूपेशंस और एटलीस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज लिमिटेड। यानी कि आप जो भी मानवीय काम इसमें कर रहे हैं, जो भी इसमें मानवीय काम है वो क्या होगा? या तो लिमिटेड होगा या होगा ही नहीं, दोनों चीज़ होगी। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑक्यूपेशन इज लिमिटेड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज लिमिटेड। मतलब क्या है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप जंगल में जा रहे हैं, अब सरकार ने यहाँ पे नेशनल पार्क घोषित कर दिया, तो आप उसमें जो भी लिमिटेशंस लगा रखी है सरकार ने, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। सरकार ने कहता है कि यहाँ कोई पेड़ नहीं काटेगा, तो पेड़ नहीं काट सकते। अगर आप काट रहे हैं और तो वो इलीगल है और पकड़े गए तो जेल का प्रावधान है और भी कोई सजा का प्रावधान है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मानवीय कार्य, यहाँ मतलब कहने का ये मतलब क्या है, ये क्यों बनाए गए? ताकि जो हमारे धरती पे इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत बचा है, जो प्राकृतिक चीज़ें बची है वो नष्ट ना हो जाए, ठीक है। ऑलरेडी हमने जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड के अंदर, उसके बाद जो है पिछले 200-250 सालों में काफ़ी कुछ बर्बाद कर दिया है। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ें लेके आनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ का मतलब समझ में आना चाहिए कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों आया ऐसा, ठीक है। अब देखिए, दीज आर डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल। तो ये डिफाइन कौन करता है? यानी कि ये इसकी जो है परिभाषा तय कौन कर रहा है? सब परिभाषा तय कौन कर रहा है कि कौन से प्रोटेक्टेड एरिया हैं? इन सब की परिभाषा कहाँ से आ रही है? IUCN से आ रही है सब, ठीक है। IUCN से आ रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज दैट वेरी इन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि कई लेवल के जो है प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, है ना। और सबका जो है अलग अलग स्तर है। अलग अलग स्तर मतलब कि एक एरिया है जो बिल्कुल भी आप रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल भी आप जा ही नहीं सकते उसके अंदर, और एक एरिया है जिसमें आप जा सकते हैं, थोड़ा घूम फिर सकते हैं, थोड़ा बहुत लिमिटेड जो है डील कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि नेशनल पार्क्स वगैरह जो होते हैं, तो इसके आसपास के एरिया ना थोड़ा इको सेंसिटिव जोन है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कई बार जो है गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इको सेंसिटिव जोन इसको डिक्लेयर कर देते हैं। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है कि साहब ये जो जोन है ना, जो नेशनल पार्क के आसपास है, इसमें आप जानवरों को उनके घर पे आराम से रहने दीजिए, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? वो अगर आपके घर आ जाए, शेर आपके घर आ जाए डिनर करने के लिए, फिर कैसा लगेगा? तो इसीलिए इस तरह के जो एरिया होते हैं इसके आसपास जो होता है इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा प्रदूषण वाली चीज़ें या ज़्यादा आवाज़ वाली चीज़ें, जिससे जो जानवर हैं उन या जो पेड़ पौधे, वहाँ की इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसीलिए इस तरह के चीज़ें बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा? देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। को काफ़ी सारे तरीके के हैं, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान की बातें करेंगे। तो हम सिर्फ बेसिक इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए
कि इन चीज़ों में अंतर क्या है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे पहला जो स्लाइड्स हैं वो ये डाली है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हिंदी में ये बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द इनेबलिंग लॉज ऑफ ईच कंट्री, तो हर कंट्री के अलग अलग लॉज हैं और इंटरनेशनल मेथड्स हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो हम पहला टॉपिक ले रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं साहब? राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? एक राष्ट्रीय उद्यान समृद्ध जीवों और वनस्पतियों के साथ पर्याप्त पारिस्थितिक, भू आकृति विज्ञान और प्राकृतिक महत्व वाला क्षेत्र है। देखिए पहले एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिखा है मैटर और इंग्लिश वालों के लिए भी लिखा हुआ है, तो अब देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जिसे वन्य जीव या उसके पर्यावरण की रक्षा और विकसित करने, रक्षा भी करने, विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया, ठीक है साहब, कि साहब हमें जो है पर्यावरण और उससे वन्य जीव रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी रक्षा भी करनी है और उसका जो है विकास भी करना। इसमें चराई, देखो इसमें क्या लिखा, चराई, शिकार, वानिकी या खेती आदि जैसी गतिविधियों पर सख्त वर्जित है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिटेड है। इंग्लिश वालों के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैसे अगली स्लाइड में मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। तो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। सख्त वर्जित मतलब प्रोहिबिटेड, कि बिल्कुल रोक है यहाँ पे। किस किस चीज़ों में? चराई नहीं कर सकते आप, ऐसे नहीं आप भेड़ों को लेकर चले गए साहब चराई करा रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा करना गलत है, यहाँ पे अलाउ नहीं है। शिकार नहीं कर सकते आप, शिकार तो वैसे भी काफ़ी जगह पे प्रोहिबिटेड होता है। उसके अलावा वानिकी, खेती वगैरह नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो भी गतिविधियाँ हैं यहाँ पे बैन है। राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमत लोगों को छोड़कर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि अनुमोदित नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम एक बार इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं, फिर इकट्ठे समझा दूंगा। अब देखो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बना साहब? 1936 में बना, हेली नेशनल पार्क के रूप में, ठीक है। लेकिन इसका अब नाम क्या हो गया है, नया नाम क्या हो गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कहाँ पे लाई करता है ये साहब? ये लाई करता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ है जल्दी से बताइए कमेंट करके। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख लीजिए, समझा, मैं दोनों लैंग्वेज में दूंगा, डरो मत। तो ये नेशनल पार्क इज एन एरिया विच विथ इनफ इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल सिग्निफिकेंस विद विच रिच फौना एंड फ्लोरा। फौना एंड फ्लोरा क्या होता है? पेड़ पौधे या जीव जंतु, है ना, दोनों बातें करते हैं। विच इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट एंड टू डेवलप वाइल्ड लाइफ और इट्स एनवायरमेंट। मतलब इस तरह से हमने इस चीज़ों को डिज़ाइन किया है नेशनल पार्क को, कि यहाँ के जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण हो सके, उनका बचाव हो सके और उनका विकास हो सके, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। यही चीज़ हमने हिंदी में पढ़ी थी, देखो अगली पिछली स्लाइड में देख लो, सेम चीज़ है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ से देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लीजिए। अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ कौन कौन सी बैन है, वो चीज़ें वहाँ पे भी हमने देखी थी, यहाँ पे भी देखते हैं। ग्रेजिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री, कल्टीवेशन, तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये चीज़ याद रखना। अब नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क। ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड ही नहीं, सब क्या करोगे? आपका जाना पॉसिबल नहीं है अगर आप एक्सेप्ट फॉर द वंस परमिटेड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। तो कुछ केसेस में ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है ये अलाउ कर सकता है। जैसे कोई रिसर्च करना है चाहता है और गवर्नमेंट से अप्रूव कराता है, तो ये अथॉरिटी है, यहाँ से अप्रूव हो सकता है। या फिर कोई और पर्पज़ के लिए, मेडिकल पर्पज़ के लिए जाता है, तो वहाँ से उनको अलाउ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क, तो इन जनरल जो नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए नहीं है। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क वॉज स्टैब्लिश इन 1936 एज हेले नेशनल पार्क एंड नाउ इट इज़ नेम एट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में है ये। आगे चलते हैं। अब देखिए हमने नेशनल पार्क की डेफिनेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं साहब। तो वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं साहब, इसको देखो अगली स्लाइड में है, ये देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो अभी हम वो भी पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं एक स्लाइड, फिर इंग्लिश वाली पढ़ेंगे साथ में और फिर समझेंगे। किसी भी आरक्षित वन या प्रादेशिक जल वाले क्षेत्र के अलावा किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा एक अभ्यारण्य के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है, तो अधिसूचना जारी की जा सकती है। इसका मतलब ये हो गया, यदि ऐसा क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक है या अन्य वन्य जीव या उसके पर्यावरण की रक्षा, प्रचार या विकास के उद्देश्य प्राणी क्षेत्रीय है, ठीक है। हिंदी का मतलब देख लिया, अब इंग्लिश में देख लो साहब। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, देखिए थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, एक बार बेसिक डेफिनेशन खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ठीक है। एनी एरिया अदर देन द एरिया कंप्राइज विद एनी रिजर्व फॉरेस्ट और द टेरिटोरियल वाटर्स, मतलब
कोई रिजर्व फॉरेस्ट बना रखा हमने या टेरिटोरियल वाटर है, इसके अलावा कोई एक एक्स्ट्रा एरिया जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, स्टेट गवर्नमेंट, टू कॉन्स्टिट्यूट एज ए सेंचुरी, तो उसको सेंचुरी अगर कॉन्स्टिट्यूट करती है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आती है कि भाई कोई एरिया है जो रिजर्व फॉरेस्ट या टेरिटोरियल वाटर के अलावा कोई अलग एरिया गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि भाई ये सेंचुरी है, आज से गवर्नमेंट को लगा यार इसको सेंचुरी बना देना चाहिए, गवर्नमेंट ने बना दिया, ठीक है। तो नेशनल उद्यान जो है उसमें ज़्यादा प्रोहिबिशन है, यहाँ पे थोड़ा सा लीनियंसी है, वो भी आगे बढ़ेंगे। तो इफ सच एरिया इज ऑफ एडिक्वेट इकोलॉजिकल, अब गवर्नमेंट जो है किस बेसिस पे निर्णय लेगी कि भाई इसको सेंचुरी बनाना है नहीं बनाना है, तो कैसे लेगी, देखो इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल और जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो इस तरह से कोई अगर सिग्निफिकेंस होता है इन सारे एरियाज़ में, तो इसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को नोटिफिकेशन लाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित कर सकती है। तो इसका पर्पस क्या रहेगा, पर्पस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पेन दूसरा ले लेते हैं हम लोग। पर्पस क्या है साहब, देखो ये रहा पर्पस, क्या है, प्रोटेक्टिंग, प्रोपोगेटिंग एंड डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ और इट्स एनवायरनमेंट। तो देखो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें, एम लिख दिया, इसका एम क्या है, पर्पस क्या है, देखो कि भाई प्रोटेक्टिंग, रक्षा, हम प्रोटेक्टिंग कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं साहब, प्रोपोगेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, रक्षा भी कर रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। और किसकी कर रहे हैं साहब, देखो वाइल्ड लाइफ की कर रहे हैं, वन्य जीव की हिंदी में, और किसकी कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की। तो हमने अब 2 दिन काफ़ी इन्वायरमेंट की बॉडीज़ पढ़ी थी, तो 2 तरह की चीज़ें हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ सेकंड ये स्लाइड की, कि भाई आप देखो आपने राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ लिया, अभ्यारण्य भी पढ़ लिया, अब आपको लग थोड़ा सेम रहा है कि भाई ज़्यादा अंतर पता नहीं चला, तो इसमें अंतर क्या है ये हम पढ़ेंगे। अब अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच अंतर क्या है सब, कि मुख्य रूप से अंदर रहने वाले लोगों को अधिकारों में निहित है। कैसे, एक अभ्यारण्य में कुछ अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है, देखो साफ साफ लिखा हुआ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है साहब, ये आप नोट कर लो कि एक अभ्यारण्य में कुछ अनुमति दी जा सकती है, जबकि एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी अधिकार की अनुमति नहीं दी है, एक्सेप्ट फॉर द चीफ वार्डन, राइट। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी पशुधन को चराने की, देखो सेकंड पॉइंट ऐसे बन गया कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी पशुधन को चराने की अनुमति नहीं है, जबकि अभ्यारण्य के अंदर हम लोग मुख्य वन्यजीव वार्डन के नियंत्रित प्रतिबंधित होते हैं, मतलब वहाँ पर चराने की अनुमति तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन आप अभ्यारण्य में जो है जा सकते हैं अगर आपको परमिशन मिल जाए तो, ठीक है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं भाई। अब देखो साहब कि डिफरेंस क्या है सब, डिफरेंस बिटवीन अ सेंचुरी एंड अ नेशनल पार्क मेनली लाइज इन द वेस्टिंग ऑफ राइट्स ऑफ पीपल। लोगों के अधिकार कितने हैं, कितने हम लोगों के अधिकार हम कितने सीमित कर रहे हैं लिविंग इनसाइड। तो अब जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया साहब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और ये लोग है ना नेचुरल इन्वायरमेंट में हज़ारों सालों से डिपेंड है या लाखों सालों से या कुछ 100 सालों से डिपेंडेंट है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हम लोग लेते रहते हैं ऐसे। तो भाई गवर्नमेंट कहे कि ठीक है हम यहाँ पे नेशनल पार्क बना रहे हैं, लेकिन आप जो है ना थोड़ा बहुत आप यहाँ पे मूवमेंट कर लीजिए और जो अपनी नेचुरल जो आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह की परमिशन दे देती है जनरली गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अनलाइक ए सेंचुरी वेयर सर्टेन राइट्स कैन बी अलाउड, तो सेंचुरी में तो आप अलाउ कर दिया, लेकिन नेशनल पार्क में राइट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, नो राइट्स आर अलाउड। तो नो ग्रेजिंग ऑफ एनी लाइफ स्टॉक इज परमिटेड। तो नेशनल पार्क में देखो क्या मेन पॉइंट निकल के आया हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान में कि ग्रेजिंग या चराना जिसको बोलते हैं, चराना तो अलाउ ही नहीं है साहब, जो पशु धन को चरा रहे हो आप जा रहे हो वो अलाउ नहीं है, तो नेशनल पार्क के अंदर अलाउ नहीं होगा। सेंचुरीज वगैरह कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर लेके आती है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउ है, थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ होगा, लेकिन विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ दैट एरिया। समझ गए, मतलब उस पारिस्थितिक तंत्र को बिना नुकसान पहुँचाए और कोई भी वहाँ पे एनिमल को बिना नुकसान पहुँचाए, इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं सेंचुरी के अंदर, ठीक है। अब देखो वाइल्ड इन सेंचुरी क्या होता है, चीफ वाइल्ड वार्डन जो है इसको रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। आगे बात करते हैं साहब, भारत में संरक्षण भंडार और सामुदायिक भंडार, कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व। अब देखो ये शब्द जो है संरक्षित क्षेत्रों को निरूपित करते हैं जो आमतौर पर स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्य और भारत के आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच बफर जोन, ये इंपॉर्टेंट है, कनेक्टर्स एंड माइग्रेशन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स पढ़ लो, एक्सप्लेन मैं अभी करता हूँ आपको इंग्लिश वाला पढ़ के, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया, ठीक है, संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया जाता है
यदि वे निर्जन हैं, यानी यहाँ पे कोई लोग नहीं रह रहे हैं और पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, ठीक है। अगर लोग रह रहे हैं, लोग नहीं रह रहे हैं और भारत सरकार उसका अधिकारी है, तो ऐसे एरियाज को हम लोग कंजर्वेशन रिजर्व भी बोल सकते हैं या संरक्षण रिजर्व। लेकिन समुदाय और सामुदायिक रिजर्व द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किए जाते हैं अगर भूमि, ऐसी कोई भूमि है और वो निजी स्वामित्व की हिस्सा है, तो उसको सामुदायिक रिजर्व बोल दिया हमने साहब, ठीक है। क्या मतलब है इसका, अभी समझते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे एक बार हिंदी में। इन संरक्षण क्षेत्र श्रेणियों को बड़ा कर देता हूँ। इन संरक्षित क्षेत्र श्रेणियों में को पहली बार कब 2002 के वन्य जीव के बाद वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम में 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के साथ पेश किया गया। मतलब क्या है इसका कि ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है इसके अंदर 2002 में संशोधन हुआ, तो ये जो श्रेणियाँ थी हम ये हमने पढ़ी, यहाँ पे देखो 2 नाम पढ़े ना, ये संरक्षण भंडार और सामुदायिक भंडार, इसको हमने यहाँ पे 2002 में इंट्रोड्यूस किया, नया वर्ड लेके आए, नई थ्योरी लेके आए। अब क्या है देखो, इस श्रेणियों को भूमि में निजी स्वामित्व और भूमि उपयोग के कारण मौजूदा या प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्रों में उसके आसपास के कम सुरक्षा के कारण जोड़ा गया था। अब देखो क्या है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स इन इंडिया, क्या मतलब है इसका? दिस टर्म डिनोट द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया which typically act as a buffer zone or connector or migration corridor between established national park, wildlife sanctuary, reserve, protected forest of India। अब मतलब क्या है देखो साहब, देखो एक नई स्लाइड ले लेते हैं अपन। जैसे सपोज करो ये नेशनल पार्क बना दिया हमने, ठीक है साहब, ये बना दिया नेशनल पार्क, यहाँ पे एक और है नेशनल पार्क, यहाँ कोई सेंचुरी है, यहाँ पे कोई एक और सेंचुरी है, ठीक है, यहाँ पे कोई टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसे कुछ भी चल रहा है। अब क्या होते हैं कि एक होता है बफर जोन, एक होता है बफर जोन, ठीक है, बफर जोन, ठीक है, पहला हो गया बफर जोन। और क्या था यहाँ पे बफर जोन, ये रहा कनेक्टर्स एंड माइग्रेशन कॉरिडोर। एक हो गया, क्या हो गया, कनेक्टर। कनेक्टर मतलब जो कनेक्ट करे, है ना, कनेक्टर जोड़ दो ना आप लैपटॉप से मोबाइल को, वैसा कुछ कनेक्टर, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ उसका मतलब। तीसरा बफर जोन, पहला क्या था बफर जोन, वापस लिख देता हूँ साफ साफ, बफर जोन, ठीक है। दूसरा क्या था, कनेक्टर्स, ठीक है। और तीसरा क्या था, माइग्रेशन जोन, माइग्रेशन जोन, ठीक है। अब इन तीनों का मतलब समझते हैं, आइए तीनों का मतलब समझते हैं। एक नेशनल पार्क यहाँ है, एक नेशनल पार्क यहाँ है, ठीक है। अब बफर जोन क्या होता है? बफर जोन मैंने आपको समझाया था, देखो बफर जोन मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि भाई जैसे ये एक नेशनल पार्क या सेंचुरी है, जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, मतलब संरक्षित क्षेत्र है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ के लिए या फिर जीव जंतुओं के लिए या पौधे पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए या पौधों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ने कहा भाई इसको ना हम लोग मान लेंगे बफर जोन, बफर जोन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ साहब कि ये एरिया तो बहुत हाईली प्रोटेक्टेड है, हाईली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इसको नुकसान ना हो या इस पर अधिग्रहण ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला एरिया आसपास का हमने डिक्लेयर किया बफर जोन, इसमें जो है एक्टिविटीज जो है ना रेगुलेट करेंगे। मतलब रेगुलेट मतलब हम तय करेंगे यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, क्या किसी एक्टिविटी से यहाँ पे डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हम तय करेंगे। जैसे यहाँ से कोई रोड निकाल रहे हो साहब, आप यहाँ से कोई रोड निकाल रहे हो हाईवे, अब आप कह रहे हो कि सब यहाँ से लेके जाएंगे हम, वो कह रहा है भाई यहाँ से कहाँ ले जा रहे हो आप, अगर आप यहाँ पे भी ज़्यादा आवाज़ वगैरह के व्हीकल चलाओगे या इस तरह से कुछ चीज़ करोगे तो हम यहाँ पे भी अलाउ नहीं करेंगे। या आपने कल को कह दिया कि साहब हम ट्रेन निकाल रहे हैं यहाँ से, यहाँ हमको पहुँचाना है, तो हम ना पटरी बीच में से निकालेंगे। बोले नहीं साहब यहाँ से नहीं निकल सकती, यहाँ से तो बिल्कुल ही नहीं निकल सकती। तो इस तरह की कोई रेगुलेशंस होती है कि हाँ भाई क्या हमको अलाउ करना है, क्या हमको अलाउ नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, यहाँ होती है। अब देखो यहाँ पे आप ना साउथ के इंडिया की अगर न्यूज़ सुनते हो, जैसे साउथ इंडिया की मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे अगर आप न्यूज़ सुनते हो ना कहीं, इस ये है दक्कन का पठार, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये हो गई ईस्टर्न घाट, ठीक है, और ये क्या हो गई, ये हो गई वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये वाले जनरली ऊंचे हैं, ये वाले थोड़े से नीचे हैं हाइट में और कटे फटे हैं। और यहाँ पे ना काफ़ी सारे नेशनल पार्क है। तो एक नीलगिरी बायो रिजर्व आता है, तो उसके अंदर कई सारे नेशनल पार्क आते हैं, बांदीपुर, है ना, अभी हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें।
तो यहाँ पे कई सारे बायो रिजर्व्स, नेशनल पार्क, इस तरह की चीज़ें हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट भी करना है, एक तरफ आपको करना है डेवलपमेंट, ठीक है, और एक तरफ आपको बचाना है कि नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना। ये डिबेट रहती है हमेशा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना नेचुरल फॉरेस्ट, नेशनल, ये राष्ट्रीय उद्यान, इसमें ये डिबेट रहती है कि एक तरफ रहती है डेवलपमेंट, एक तरफ रहती है नेचुरल एनवायरनमेंट। अब आप क्या करोगे, डेवलपमेंट करोगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट बचाओगे? तो हम लोग दोनों का बैलेंस लेके चलते हैं कि भाई हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, इस तरह से हम डेवलपमेंट करें कि यहाँ पे कोई इफेक्ट ना आए, ये हम लोग मानते हैं, ये हम लोग चाहते हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड जो है आज इस बात पर एग्री करता है। तो जैसे एक आपको एक प्रोजेक्ट थोड़े दिन पहले की न्यूज़ है, क्या था न्यूज़, ये कर्नाटक है ना, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, काली टाइगर रिजर्व, फॉरेस्ट भी है, ये नेशनल उद्यान, राष्ट्रीय पार्क भी है। तो यहाँ पे ना एक ट्रेन की पटरी जाती है, ये ऐसे निकलती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मुरमुरू एक पोर्ट है, यहाँ पे आता है माल। तो ये ट्रेन की पटरी आए थे, तो यहाँ से ना ये लोग एक प्रपोजल लेके आए कि हम जो क्या करते हैं, इस पटरी को ना यहाँ से निकाल देते हैं बीच में से, माल यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा और जल्दी पहुँच जाएगा हमारा, ऐसे बहुत घूम के जाना पड़ता है। तो इस प्रपोजल को ना रिजेक्ट कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ने मना कर दिया इसके लिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो एरिया ना इसके बिल्कुल बीचों बीच जा रहा था और ये पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम यहाँ पे ख़राब कर देता, जो एनिमल्स है उनके फ्री मूवमेंट जो है वो ख़राब हो जाता। तो यहाँ पे मना कर दिया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बफर जोन की, तो ठीक है, आपको बफर जोन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कनेक्टर्स की। कनेक्टर्स क्या होता है साहब, कनेक्टर्स की बात करते हैं। अब कनेक्टर्स क्या होते हैं, देखो जैसे एक नेशनल पार्क यहाँ है, अच्छा, अब जैसे एक नेशनल पार्क यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है। अब यहाँ से ना एलिफेंट्स वगैरह या कोई जानवर वगैरह, शेर वगैरह, इस तरह से ना यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनको कॉरिडोर है, ये इनका क्या है, कॉरिडोर या कनेक्टर बोल दो इसको। तो ये ऐसा कॉरिडोर हम बनाते रहते हैं। तो आपने देखा होगा, न्यूज़ सुनते रहते हो कि यार रणथंभौर का टाइगर था वो सरिस्का पहुँच गया, है ना, या फिर एलिफेंट जो है, एलिफेंट भी मूव करते रहते हैं, ठीक है, या फिर जो राजस्थान से टाइगर जो है ना एमपी पहुंच गया या एमपी से यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मूवमेंट चलती रहती है जानवरों की। तो जानवरों को फ्री मूवमेंट चाहिए कि हम लोग एक ही एरिया में रह रहे हैं, तो ये लोग क्या कई बार एरिया बदल लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कनेक्टर्स या कॉरिडोर्स। तो ये क्या होता है, एक नेशनल पार्क को दूसरे नेशनल पार्क या दूसरी सेंचुरी या टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व या कहीं ना कहीं से कनेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं कनेक्टर। अब होता है माइग्रेशन जोन। माइग्रेशन जोन भी बेसिकली क्या होता है कि हम माइग्रेट कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि these terms denote that the protected areas of India which typically act as buffer zone, connectors or migration corridors between established national parks, wildlife sanctuary reserve and protected forest of India। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब अगला बात करते हैं इसमें आगे। तो यहाँ पे देखिए, तो such areas are designated as conservation reserves if they are uninhabited। अब देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये वर्ड अनकम्प्लीटली ओन बाय GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार, ठीक है, आज की डेट में। तो क्या मतलब इसका कि भाई ऐसे एरिया जहाँ पे कोई रहता नहीं है, अनइनहेबिटेड मतलब कोई भी रहता नहीं है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, आता जाता नहीं है, ठीक है, जनरली। तो हो सकता है 50 सालों में एक बार कोई आ गया हो, वो ठीक है, लेकिन वैसे कोई आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ से पढ़ लेते हैं, हिंदी वाले पढ़ लेते हैं, वो उधर उधर हो गया शायद कहीं पे। तो यहाँ पे यार हमने ये चीज़, ये बात कर ली थी, इसकी बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। हाँ, यहाँ इसकी बात कर रहे थे। तो कंजर्वेशन, संरक्षण बढ़ाना मतलब कंजर्वेशन, और सामुदायिक मतलब कम्युनिटी, सामुदायिक मतलब कम्युनिटी, कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स, ठीक है, ये होता है कम्युनिटी रिजर्व। और ये क्या होता है, कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है साहब, समझ में आ गया।
अब क्या मतलब इस कंजर्वेशन रिजर्व का, वहाँ हम पढ़ रहे थे, इसका मतलब क्या है कि इस एरिया में जहाँ कंजर्वेशन रिजर्व तो उसको बोलेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, इसको ओन करती है, मतलब इसको, इस भूमि का मालिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस पे कोई आता जाता नहीं हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम बोल दिया संरक्षण भंडार या कंजर्वेशन एरिया। और सामुदायिक भंडार मतलब कम्युनिटी एरिया, जैसे किसी के प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई आता रहता है वहाँ पे, कोई रहता है हजारों सालों से रह रहा है, तो ऐसे एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे जनरली लोग भी इस चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व। तो कम्युनिटी रिजर्व कर रही किसी चीज़ को। अब जैसे आपने बिश्नोई का नाम सुना होगा, बिश्नोई समाज का, वो जो है जो पेड़ को, पौधों को है ना रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते हैं, राजस्थान में है बेसिकली। तो ये चीज़ें हैं, और आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व, एक बायोस्फीयर रिजर्व भूमि। अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक नया टॉपिक है, एक नया कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है ये भी समझते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व एक बायोस्फीयर रिजर्व भूमि या पानी के क्षेत्र जो पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल सिस्टम, इसका मतलब ये हो गया कि संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण पर मानव जाति के प्रभाव की स्थिरता का समर्थन करने के लिए कानून द्वारा संरक्षित है। साहब ओके फाइन, ये समझ में आ गया। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रत्येक रिजर्व का उद्देश्य वैज्ञानिकों और पर्यावरण समुदाय को यह पता लगाने में मदद करता है कि बढ़ती आबादी से और इसकी संसाधन जरूरतों से निपटने के दौरान दुनिया के पौधों और जानवरों की प्रजाति की रक्षा कैसे की जाए। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ये हमारे को हेल्प करता है इस तरह से कि हमें पता लग रहा है कि हमारे संसाधन और हमारी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए दुनिया के पौधे और जानवर की प्रजाति की रक्षा कैसे की जाए। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में, अभी इंग्लिश में अगला आएगा यहाँ पे, है ना। इसके पहले देखो, ये बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर। तो किसी भी लैंड में या वाटर में एक एरिया है, कैसा एरिया है, दैट इज प्रोटेक्टेड बाई लॉ। तो लॉ हमने बना दिया, लॉ से इसको प्रोटेक्ट कर दिया, यानी कानून बना के हमने इसको एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया। सब सपोज करो मोदी ने कह दिया साहब ये है जो एरिया ना, हमने आज से बायोस्फीयर रिजर्व है, ये एरिया हमने रक्षित कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया। अब इन ऑर्डर टू सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एक बहुत पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र मतलब क्या होता है कि जैसे एक आदमी है या एक जानवर है, वो अपने, जैसे डियर ले लो, डियर है ना, भेड़, या वो हिरण जो है पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट अपने खाने पीने के लिए। अब हिरण को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है, या और कोई जानवर खा रहा है, उसको कोई शेर खा रहा है। तो इस तरह से सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, अपने जंगल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरह सिस्टम को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के सिस्टम को, एज वेल एज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ मैनकाइंड्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखो ईच रिजर्व एम्स टू हेल्प साइंटिस्ट एंड द, तो ये हमने पढ़ा था यहाँ तक, है ना। ईच रिजर्व एम्स टू हेल्प साइंटिस्ट एंड द इन्वायरमेंटल कम्युनिटी फिगर आउट हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज व्हाइल डीलिंग विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड रिजर्व। तो बायो रिजर्व क्या काम करता है, एक काम तो ये कर रहा है कि साहब ये जो है ना, एक होता क्या, पहले तो ये हमने बात करी इसमें। अब काम क्या करता है, काम ये करता है कि सब साइंटिस्ट और जो वर्ल्ड के लीडिंग जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको ये जानने में मदद मिलती है कि भाई जो हमारी बढ़ती पॉपुलेशन है, बढ़ती हमारी डिमांड्स हैं, जैसे पहले 4 कपड़ों से काम चल रहा था, आज 40 भी कम पड़ते हैं। ठीक है, पहले एक गाड़ी भी नहीं होती थी, आजकल 4 गाड़ियाँ भी कम पड़ती है। तो जो हमारी बढ़ती डिमांड है, जिससे हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं, उसके कारण इन पेड़ पौधों पे क्या असर पड़ रहा है, तो ये सब जानने का हमको कहाँ मौका मिलता है, बायोस्फीयर रिजर्व में पड़ता है। अगला पढ़ते हैं सब पॉइंट, जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, या प्राकृतिक संसाधनों को सतत उपयोग के, सतत मैंने आपको 2-3 बार बता दिया अभी, सस्टेनेबल, ठीक है, सतत उपयोग की पूरक गतिविधियों का पूरा करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व को पारंपरिक रूप से 3 परस्पर संबंधित क्षेत्रों में व्यवस्थित किया गया है। तो इसमें बेसिकली क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं भाई, मेन एरिया, कोर एरिया, है ना, एक तो क्या कोर एरिया, मेन एरिया, फिर एक बफर जोन है, फिर एक क्या आ गया, बफर जोन आ गया, और एक और आ गया तीसरा, संक्रमण क्षेत्र या सहयोग का क्षेत्र। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटी अलग होती है, यहाँ है बफर जोन। ठीक है, तो ये बाहरी वर्ल्ड से यहाँ पे जो कोर एरिया है इसको
बफर करने के लिए या इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। भाई एक नहीं होता कि जैसे आप स्वेटर पहन रहे हैं तो एक आपने कोर स्वेटर पहना, फिर उसके ऊपर एक जैकेट, एक शर्ट डाल दी, फिर उसको एक जैकेट डाल दी, तो शर्ट और जो अंदर वाला स्वेटर है, इनर वियर है आपके, वो आपको सर्दी से बचा लेंगे। और एक आपने जैकेट और पहन ली सब ऊपर कि भाई मोटी जैकेट है, कहीं लगेगी तो बच जाएंगे हम लोग। इसी तरह से ये काम इनका है, 3 लेयर है इसमें, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व का गठन का उद्देश्य क्या था? जीवन के सभी रूपों के साथ साथ इसकी समर्थन प्रणाली को इसकी समग्रता के में संरक्षित करना, ताकि ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तनों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक रेफरल प्रणाली के रूप में काम कर सके। ठीक है साहब, अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। बस ये होने वाला है इसका, हम लोग जो है नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टू कैरी आउट द कंप्लीमेंट्री एक्टिविटीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 इंटरनल जोन्स। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है ना, कोर जोन क्या होती है, बफर जोन क्या होती है, ट्रांजिशन जोन क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बायोस्फीयर इज टू कंजर्व इन सिटू, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन सिटू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ अलॉन्ग विथ इट्स सपोर्ट सिस्टम। तो लाइफ के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि लाइफ फॉर्म है, मतलब भेड़ बंदकरी, जंगली जानवर और ये पेड़ पौधे वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें रहती है। और इसके साथ प्लस सपोर्ट सिस्टम जीव जो है ना, उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको भी बचा रहे हैं, उसको भी कंजर्व कर रहे हैं। और कहाँ पे कर रहे हैं? इन सिटू मतलब जहाँ पे था, जहाँ पे ओरिजिनली वो है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि शेरों को लेके आ गए जंगल से और यहाँ बंद कर दिया था, माचा सफारी पार्क बना दिया या कुछ भी, जहाँ पे भी जैसे मतलब उसमें जू में डाल दिया, ऐसा नहीं। जहाँ पे वो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट है, जहाँ पे वो नेचुरली पाए जाते हैं, वहाँ पे हमने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। ठीक है, वहाँ पे हमने इन सिटू का मतलब ये होता है, इन सिटू कि जिस स्थान पे वो पाए जाते हैं वहीं पे हम इसको कंजर्वेशन दे रहे हैं। किस किस को? एक तो लाइफ फॉर्म्स को, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों को, एंड देन सपोर्ट सिस्टम को इन इट्स टोटलिटी। तो इस पूरे भाग को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इट कुड सर्व एज अ रेफरल सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएटिंग चेंजेस इन द नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये क्यों करते हैं? ये इसलिए भी करते हैं कि ताकि हम जो इनके बीच में जो संबंध है, नेचुरल इकोसिस्टम, इनके इन्वायरमेंट, इनके सिस्टम, इनका सपोर्टिंग सिस्टम के और लाइफ फॉर्म्स के बीच में क्या संबंध है, और नेचुरल जो इन्वायरमेंटल चेंज हो रहे हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ से इनके ऊपर क्या असर आ रहा है, ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और इस स्टडी के कारण हम जो है, जो हमारे साइंटिस्ट लोग जो हैं, हमें आगे से बता सकते हैं कि भाई इसका क्या असर पड़ रहा है पारिस्थितिक तंत्र पे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। देखो एक और चीज़ आ गई, एक लास्ट, बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य से किस प्रकार भिन्न है। तो भाई अपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये बोल रहे हैं कि अब ये इनसे अलग कैसे है, ये हम जानेंगे यहाँ पे। तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व प्राकृतिक आवास के बड़े क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, और बड़े किस होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य से काफ़ी बड़े होते हैं। एग्जाम्पल देके बताएंगे हम आपको। बायोस्फीयर रिजर्व में कई राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उद्यान और रिजर्व भी शामिल हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर के अंदर एक नीलगिरी बायोस्फीयर है। कहाँ पे है साहब? ये देखो यहाँ पे मैप बना रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे है साउथ के अंदर, कर्नाटका में। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर डिक्लेयर किया हुआ है। क्या मतलब इसका? बांदीपुर नेशनल पार्क, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये सब जो हैं सब इस नीलगिरी बायोस्फीयर के पार्ट हैं। अब इंग्लिश में भी देख लो एक बार, इंग्लिश में भी देख लो भाई। इंग्लिश में क्या है कि साहब ये कैसे डिफरेंट है? डिफरेंट कैसे है साहब? बायोस्फीयर रिजर्व फॉर इंडियन प्रोटेक्ट लार्जर एरिया ऑफ नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट मतलब जहाँ पे प्राकृतिक रूप से जो जीव जंतु है वो पाए जाते हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट क्या है। ठीक है, जैसे कोई आपको पूछे भाई कि जैसे कैमल है, कैमल कहाँ का नेचुरल हैबिटेट है? तो वो कहाँ का? डेजर्ट का है। तो इसी तरह से उनका नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है उसकी बात हो रही है। नेचुरल हैबिटेट का मतलब ये होता है। तो यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ से भी बड़ा एरियाज होते हैं। एंड बायोस्फीयर रिजर्व में कवर मल्टीपल नेशनल पार्क्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व में एक से ज़्यादा नेशनल पार्क्स होते हैं, सेंचुरीज होती है, रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल वही चीज़ है सेम नीलगिरी वाला, कि नीलगिरी बायोस्फीयर के अंदर इतने सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, टाइगर और नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेतला।
झारखंड के अंदर आता है ये, कहाँ आता है, झारखंड के अंदर, ठीक है। बेतला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो इसकी हमने मैप भी डाली हुई है। तो एक रिवर पास में बहती है इसके, ये देखो नॉर्थ कोयल रिवर, नॉर्थ कोयल रिवर, ये आ गया हमारा बेतला नेशनल पार्क। तो यहाँ पे लिखा है टाइगर्स एंड एलिफेंट्स, आपको दिख नहीं रहा, थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ, जूम इन कर देता हूँ और अब आई थिंक दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे देखो टाइगर और एलिफेंट भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइगर एलिफेंट पाए जाते हैं। झारखंड एरिया है तो हरा भरा हरा प्रदेश है, यहाँ पे बारिश वगैरह अच्छी हो जाती है और थोड़ा बहुत आप इसके बारे में और जान सकते हैं। देखो यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, डालगंज हिल फॉरेस्ट, तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसके साथ में और कौन कौन सी चीज़ें आ रही है। तो आप कभी भी मैप देखिए, नेशनल पार्क देखते हैं तो इसमें आसपास देख लो भाई, जैसे यहाँ पर 39 नंबर ये जा रहा है नेशनल पार्क, सॉरी ये 39 नंबर जो ये हाईवेज हैं ये जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। अब आप घर जाके ये भी देखते हैं कि नॉर्थ कोयल रिवर किसकी सहायक नदी है, कहाँ से आ रही है, तो एक आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है साहब। आगे चलते हैं। अब देखिए बेतला के बारे में हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा बेतला के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है साहब बेतला के बारे में? घने जंगलों से घिरा बेतला 1026 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है साहब, फैला हुआ है। अब यहाँ पे क्या पाए जाते हैं सब? बाघ, तेंदुआ, जंगली भालू, सांबर, नीलगाय, मोर, मोर भी पाए जाते हैं, ठीक है, मोर, मोर बहुत कम बचे हैं, चीतल और ये सब जानवर पाए जाते हैं। बाघ तो पाया जाएगा, टाइगर है। अब वहाँ से बंगाल टाइगर भी आते हैं पास में, तो ये लोग एक साइड से दूसरी साइड में मूव भी होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक ही जगह रहते हैं। जैसे ब्यारन के अंदर 16वीं शताब्दी का किला भी है साहब, 16वीं शताब्दी का एक किला है जो यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर को समझाता है। और यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी आ रही है? एक तो हमने देख ली कोयल नदी, या इंग्लिश में इसको KOEL बोलते हैं, और बरहा नदी भी है यहाँ पे, तो दोनों यहाँ से पास होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है नेचुरल इन्वायरमेंट, पानी भी मिल जाता है जानवरों को और पेड़ पौधों के लिए भी पानी आवश्यक है, और इसके अलावा यहाँ पे बारिश वगैरह भी अच्छी हो जाती है। तो ये था बेतला, कहाँ पे है साहब? झारखंड में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले बात करते हैं कर्नाटका में कौन सा है, नागरहोल, नागरहोल की हम बात करेंगे। अभी देखो मैप लिखा हुआ है बहुत अच्छा सा, आप भी देख सकते हैं गूगल मैप पे जाके। अब मैं आपको बता रहा था कि ये जो बांदीपुर, नागरहोल, ये सब पास पास में है, और यहाँ पे एक रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। हमने एग्जांपल दिया था आपको पिछली स्लाइड्स में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो नीलगिरी बायो रिजर्व के अंदर ये सारे पार्ट जो हैं यहाँ के आते हैं। अब देखो यहाँ पे हम नागरहोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, टीक फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे देखो यहाँ पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी आ रहा है, और भी यहाँ पे 3-4 जो है आसपास में टाइगर रिजर्व। तो बांदीपुर हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम नागरहोल की बात कर रहे थे। नागरहोल क्या है? राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा? इसके अंदर, मैसूर के अंदर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आपको लोकेशन वगैरह याद होनी चाहिए बस। ये नीलगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4-5-6 चीज़ें आपको साथ में मिल जाएगी। तो हम लोग एक कंपाइल करके दे देंगे आपको मैप्स इस तरह से, जो याद हो जाएगा आपको। अब देखो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान उन जगहों में गिना जाता है जहाँ एशियाई हाथी पाए जाते हैं। एशियाई हाथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, एशिया के हाथी। हाथी वैसे भी अभी ज़्यादा बचे नहीं हैं, बहुत कम जगह पाए जाते हैं। पहले जितने थे, आप लोग ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा, तब आपने पाया होगा कि वहाँ पे ना हज़ारों की या संख्या में जो हाथी की है ना फौज में भर्ती होती थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य या के टाइम में, या जो धनानंद था उसके टाइम में, जब ये आया था अलेक्जेंडर पोरस से लड़ा था, तो वहाँ पे उसको काफ़ी भारी क्षति हुई थी। उसके बाद वो आगे बढ़ नहीं पाया था क्योंकि उसकी फौजी जो है, मगध की जो विशाल सेना है उससे डर गया था, और स्पेशली हाथी से। हाथी उनके पास कई हज़ार संख्या में थे। तो और भी हम लोग जो एंशियंट पुराण वगैरह या कुछ पढ़ते हैं महाभारत टाइम में, तो हाथियों का काफ़ी जिक्र मिलता है हमें। तो एशियाई हाथी यहाँ पे पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई साहब? 1955 में हुई, में गेम सैंक्चुरी के रूप में हुई, ठीक है। इसका पहला नाम अलग था। अब 1974 में क्या हुआ? मैसूर के जंगलों को इसमें शामिल कर लिया गया, और 1988 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो भाई राष्ट्रीय उद्यान कब बना? ये राष्ट्रीय उद्यान तो बनेगा 1988 में। दर्जा इसको जब मिला, स्थापना इसकी किसके फॉर्म में हुई थी? गेम सेंचुरी, सेंचुरी के रूप में हुई थी इसकी स्थापना। बाद में इसको, इसका जो स्टेटस बढ़ा दिया। मतलब आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई आप जैसे क्लर्क लगे, लेकिन आप जब रिटायर हुए तो आप ऑफिसर बन गए,
यानी कि आपकी उन्नति हो गई। इसी तरह से इस जो सेंचुरी से क्या पहुंच गया, राष्ट्रीय उद्यान में पहुंच गया। कब पहुंचा, 1955 से लेकर 1988 तक, ठीक है। अब आएगा बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, तो ये भी कर्नाटका में है। ये देखो ये रहा बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, बैंगलोर से पास में ही है और इधर होसूर पड़ता है, तमिलनाडु आ जाता है ये, तो बॉर्डर एरिया पे पड़ता है ये, तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे पड़ता है। अब देखो कर्नाटका में बेंगलुरु में स्थित बन्नरघट्टा उद्यान की स्थापना कब हुई, 1972 में हुई। कब हुई साहब, 1972 में हुई। तो आपको एक तो स्टेट याद रखने सबके, ईयर याद हो जाता है तो ईयर भी कर लीजिए। और 74 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। तो दर्जा कब दिया साहब, 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया, ठीक है साहब। यहाँ जंगली बिल्लियों, भारतीय तेंदुओं और बाघ, चीतों, हाथियों और को नैसर्गिक रूप से देखा जा सकता है। तो नेचुरल रूप, नैसर्गिक रूप मतलब नेचुरल फॉर्म में देखा जाता है, नेचुरली यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल ही नहीं लाए, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि जंगली बिल्लियाँ, भारतीय तेंदुए, बाघ, चीता, हाथी, तो एशियन हाथी यहाँ पे भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बन्नरघट्टा की, ठीक है। आगे चलते हैं बांदीपुर की। अब बांदीपुर भी कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, नीलगिरी जो बायो रिजर्व है उसके अंदर आते हैं सारे। देखो ये बांदीपुर आ गया, ये नागरहोल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। यहाँ पे एक दो और हैं, आपको शो नहीं हो रहे हैं इस मैप में, तो आप थोड़ा सा जूम इन करोगे अगर गूगल पे जाके तो आपको शायद मिल जाएंगे। तो यहाँ मैप दिखा दिया हमने। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कैसे हुई साहब, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हुई। कब हुई, 1973 में। तो 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में स्थापना हुई और 1985 में इसको क्या करा, उद्यान बनाया गया, मतलब उसका स्टेटस इंप्रूव कर दिया गया। तो यहाँ पहले प्रोजेक्ट टाइगर चला कि भाई इस एरिया में ना टाइगर काफ़ी पाए जाते हैं, तो हम लोगों को टाइगर प्रोटेक्ट करने चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, सरकार ने कहा ठीक है साहब आप शुरू करिए। तो 1973 इंदिरा गांधी का टाइम था, 71 में वॉर लड़ा था हमने, पाकिस्तान को तोड़ा था 2 टुकड़ों में। 73 में इसकी स्थापना हुई और 85 में इनके पुत्र आ गए राजीव गांधी, उनके टाइम में इसको बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, इसका उद्यान राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर था सिर्फ ये पहले। अब ये क्या है, ये कर्नाटक के 2 निकटतम जिलों मैसूर और चामराजपेट में फैला हुआ है। तो 2 जिलों में है, जैसे राजस्थान में 2 जिले होते हैं भाई, अजमेर, जयपुर, तो उसी तरह से यहाँ पे मैसूर चामराजनगर जो है वहाँ के 2 जिले हैं और उन 2 जिलों में फैला हुआ है। अब ये कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल राज्यों के ट्राई जंक्शन एरिया में स्थित है, मतलब बॉर्डर पे है तीनों के। कैसे भाई, जैसे यहाँ पे आप लोकेशन देखो, आप मैप देखने जाके, ये केरला है इस तरह से, ये तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया, या थोड़ा सा इसको ऐसे मान लो इसको ना, और इधर कर्नाटका है, ये ऐसे कर्नाटका मान लो, या जो भी बॉर्डर है इसकी ना, यहाँ से भी जा रहा है। तो ये जो है ना, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे फैला हुआ है। ट्राई जंक्शन मतलब तीनों के मिड पे। अब ये देश की सबसे समृद्ध जैव विविधता, सबसे रिच जैव विविधता क्या होती है कि एक विविधता क्या होती है कि डिफरेंट, मतलब अपन बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, विविधता में एकता। विविधता मतलब अलग अलग तरह के जो यहाँ पे प्राणी वो पाए जाते हैं, प्राणी, जीव जंतु या पशु पक्षी या जो भी आप बोल सकते हो, और पेड़ पौधे भी अलग अलग तरह के। तो ये सबसे, उस मामले में सबसे रिच बोल सकते हैं इसको, जैव विविधता वाला क्षेत्र। और ये पार्क कहाँ है, उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी के मध्य है। तो देखो यहाँ पे ना ये पार्क जो है ना, इसकी लोकेशन किस तरह से है, देखो जैसे यहाँ पे काबिनी नदी है और यहाँ पे मोयार नदी है, तो इसके बीच में ये जो है एरिया लाई करता है, ठीक है। ये जो नदियाँ चल रही है, काबिनी और यहाँ मोयार नदी, ठीक है, इनके बीच में ये एरिया लाई करता है। अगले पे बात करते हैं कुद्रेमुख, ये भी कर्नाटका में ही है। कुद्रेमुख, ये रहा कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है, कुद्रेमुख। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई साहब, इसकी स्थापना हुई 1987 में हुई। कहाँ हुई, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 1987 में, ऐसे राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया। अब यहाँ माउंटेन घास के मैदान हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की
प्रचुरता से परिपूर्ण यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट के सबसे बड़ा संरक्षित ब्लॉक है। तो ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, पश्चिमी घाट का के अंदर सबसे बड़ा संरक्षित ब्लॉक है। संरक्षित मतलब इसमें एरिया बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा एरिया यहाँ पे है संरक्षण के अंदर। अगली बात करते हैं अंशी। तो देखिए अंशी का जो एक मैप है, एक तो ये है, एक हमने पीछे देखा था कुछ स्लाइड पहले, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। ये रहा अंशी। तो देखो यहाँ पे एक मैप हमने देखा था, तो ये है, देखिए यहाँ पे ये रहा अंशी नेशनल पार्क। ठीक है, ये मैप एक इंडिया के मैप में देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। और इसका थोड़ा जूम इन मैप देखना है तो ये वाला मैप है अंशी। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा जूम इन करके दिखाया हुआ है। अब देखो अंशी राष्ट्रीय उद्यान पहले डांडेली वन्य अभ्यारण्य का एक हिस्सा था। तो पहले ये इसके पास में एक डांडेली वन्य अभ्यारण्य भी पड़ता है, तो पहले ये इसी का हिस्सा था। ठीक है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान। अंशी नेशनल पार्क एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व भी है, जिसमें काली टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। तो मैंने आपको काली टाइगर रिजर्व का थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे एक ट्रेन की लाइन गुजरने वाली थी, लेकिन वो ट्रेन की लाइन इसलिए नहीं गुजरी क्योंकि जो कर्नाटक के ऑफिशियल थे उन्होंने इसका विरोध किया कि इस तरह से मत करिए, यहाँ पे टाइगर रिजर्व को खराब मत करिए। तो बिल्कुल बीचों बीच से निकल रही थी, तो ये इसलिए न्यूज़ में था। तो ठीक है, तो काली या आपको अंशी नेशनल पार्क पूछ लिया जाए तो ये लगभग सेम एरिया को बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा एरिया इसका टाइगर रिजर्व है, बाकी ये जो है नेशनल उद्यान है। तो ये पोर बोनाट मकाक मालाबार विशाल का गिलहरी भारत बाइसन सुस्त बालू, ये सब जो है यहाँ पे पाए जाते हैं जानवर। अगला है भगवान महावीर के नाम पे जैन धर्म के संस्थापक में से एक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, इनके नाम पर राष्ट्रीय उद्यान है गोवा के अंदर। कहाँ है सब? गोवा। अब देखिए ये बड़ी विडम्बना की बात है, ये बड़ी अच्छी बात है हमारे भारत की कि गोवा में पुर्तगाली ईसाई धर्म का ज़्यादा प्रसार है, क्योंकि पुर्तगालियों के अंडर में था ये गोवा। फिर भी देखो यहाँ पे जो नेशनल पार्क का नाम दिया, किसके नाम पे दिया? भगवान महावीर स्वामी के नाम पे, महावीर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है साहब, महावीर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये एक मैप है, यहाँ पे देखो भगवान महावीर सेंचुरी मूल्यम, और यहाँ भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो यहीं पे नेशनल पार्क है। अब देखिए इस अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र की लगभग 107 वर्ग किलोमीटर भूमि को 1978 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। तो इसका ईयर क्या हो गया? 1978। ठीक है, ये मोल्लेम नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। अब 1969 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किए जाने के बाद भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य भी नाम दिया गया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और नेशनल पार्क भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है साहब, आगे चलते हैं, गिर के बारे में बात करते हैं। गिर तो बड़े फेमस है गुजरात के अंदर, गिर के शेर बड़े फेमस है, सुना होगा आपने गिर के शेर। ये रहा साहब बिग कैट्स एंड सफारीज। यहाँ पे वो शेर होते हैं ना, शेर क्या होते हैं? झुंड में चलते हैं, और टाइगर तो अकेला चलता है। शेर 5-7 का ग्रुप लेके चलते हैं। तो इसकी कई बार वीडियोस आती रहती है हमारे पास, तो आप जाएंगे तो कभी देखेंगे, बहुत अच्छी जगह है। अब देखो इसका स्थापना वर्ष कब है? स्थापना इसकी हुई 1965 में। कहाँ हुई? 1965 में हुई। कैसे हुई? अभ्यारण्य के रूप में हुई। ठीक है, तो पहले ये अभ्यारण्य बनाया, फिर इसको 75 के अंदर 1975 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर देखो पहले क्या हुआ, 1965 में अभ्यारण्य बना, और ठीक 10 साल बाद 1975 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। तो याद हो सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 65 को आप ऐसे याद करते हो, चीन का युद्ध 62 में, 3 साल बाद 1965 में क्या हुआ? अभ्यारण्य बन गया। 1965 में अभ्यारण्य बन गया। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय उद्यान बना 10 साल बाद 1975 में। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। जूनागढ़ का नाम आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा, उससे भी आप याद रखते हो उसको। कौन सा जिला है साहब? जूनागढ़ जिला है। कौन सा जिला है? जूनागढ़ जिला है। ठीक है, ये जूनागढ़ जिला तो साउदर्न गुजरात में है। और यहाँ पे क्या है? एशियाई शेर। तो ये हो गया एशिया के लॉयन, एशियाटिक लॉयन। और एशियाटिक एलिफेंट कहाँ थे? अभी ये पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। एशियाटिक लॉयन को आपको पूछे तो कहाँ है? गिर में। कहाँ है? जूनागढ़ में। कहाँ है? गुजरात में।
अब है ब्लैक बक नेशनल पार्क। अब है ब्लैक बक नेशनल पार्क, गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। ये भी गुजरात के अंदर आ गया। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ देखो सब ब्लैक बक के नाम से आ रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, अब इस अभ्यारण्य को मुख्य रूप में ब्लैक बक्स के संरक्षण के लिए घोषित किया गया था। ब्लैक बक्स मतलब वो चिंकारा टाइप के, हिरन टाइप के जो होते हैं प्रजाति, ब्लैक बक्स। ठीक है, अब आगे का पार्ट हम जो है अगले लेक्चर से करेंगे। तो आज यहीं तक है। धन्यवाद।